नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर से यानी कि पिछले 2 लेक्चर से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन को लेकर के जितने भी थ्योरी चलते हैं हमारे यहाँ, जितने भी फिलॉसफी, जितने भी आइडियाज़ हैं, उसके बारे में बात किया था। और साथ में ही हम लोगों ने एक्सटेंट यानी उसके विस्तार के बारे में बात किया था और कुछ मेजर साइट्स थे उनके नाम के बारे में बात किया था। और सेकेंड वीडियोज़ में हम लोगों ने मुख्य तौर पे बात किया था हड़प्पा सभ्यता के रिलीजियस कंडीशन के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, उसके साथ साथ उस समय की सामाजिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उससे आगे एक स्टेप चलें। आप सिलेबस को निकाल लीजिए और आप एक सिलेबस को देख लें, तो जब आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हम लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ना है, ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, तो वह पढ़ेंगे हम लोग। उसके साथ साथ इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था और हड़प्पा सभ्यता का इकोनॉमी जो था, अर्थव्यवस्था, वो किन चीज़ों पर आधारित था मुख्य तौर पे, तो उन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए फिर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि आप किसी भी लेक्चर को प्ले करो, शुरू करो, तो उससे पहले आप सिलेबस को अपने पास रखिए और सिलेबस से एक बार मिला लीजिए कि आप किस यूनिट के किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे उनके अर्थव्यवस्था यानी उनके इकोनॉमी का मुख्यतः 3 आधार था। कितने आधार थे? 3 आधार थे। और 3 आधार में पहला आधार था एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि। उसके बाद दूसरा आधार था पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद तीसरा जो था वह था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड होते थे, यानी व्यापार वाणिज्य, उसके बारे में बात करेंगे। यानी मुख्यतः हमारे पास 3 बेस हैं। यानी कि आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन या फिर अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, तो मुख्य तौर पे 3 चीज़ें थी, कृषि, पशुपालन, उसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार कहाँ? आंतरिक व्यापार भी और बाह्य व्यापार, दोनों व्यापार इस समय चल रहे थे। तो एक एक करके आइए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में बातें करते हैं हम लोग। देखो, हड़प्पा सभ्यता में इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जितने आधार हैं, 3 आधार हैं, उसमें से सबसे प्रमुख जो आधार है, मेन बेस है, वह है एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी भी जैसे भारत की इकोनॉमी का बात किया जाए तो अभी भी भारत की इकोनॉमी का मेन बेस जो है, मुख्य आधार एग्रीकल्चर ही है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का भी इकोनॉमी का मुख्य बेस क्या है? एग्रीकल्चर है, कृषि है। अब एग्रीकल्चर कहाँ होता था? आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत सिंधु नदी और हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंध के क्षेत्र में इसका विकास होता है। तो वहाँ पे सिंधु नदी जो होती है वह प्रमुख नदी होती है। उसके साथ साथ सिंधु की कई सारे सहायक नदियाँ होती हैं। तो वो दोनों नदी मिलकर के वहाँ पे, वो दोनों नदी जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस वहाँ पे जो लैंड का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग दोआब लैंड के नाम से जानते हैं। और वह लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, वह ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सिंधु और उसकी सहायक नदियां जहां पर मिलेंगी वहां पर लैंड जो होगा वह अपने आप ऑटोमेटिक फर्टाइल हो जाएगा, उपजाऊ ज़मीन हो जाएगा। तो आप देखोगे कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र, वह पूरे तरीके से फर्टाइल लैंड के तौर पे काम कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमी का मुख्य बेस एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ें तो समझ में आ गई हों कि सिंधु और सहायक नदियां और मोस्टली उपजाऊ ज़मीन इस क्षेत्र में होंगे। उसके पीछे मुख्य वजह क्या है? दोआब ज़मीन का होना, ठीक है। आगे आते हैं, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फसल उपजाए जा रहे थे। तो मुख्य तौर पे गेहूँ, जौ और धान, ठीक है। मुख्य तौर पे 3-4 फसलों का उत्पादन किया जा रहा था, जिसमें गेहूं है, जिसमें जौ है एवं धान है। यानी 3 प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जा रहा था। उसके अलावा
उसके अलावा हड़प्पा से, यानी हड़प्पा जो जगह है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और जिसकी खोज पहली बार जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में खोज की थी इसकी। तो हड़प्पा जो है वहाँ से मटर, ठीक है, मटर जो आप खाते हो, मटर एवं तिल की खेती, ठीक है, तिल जो आप देखते हो, तिल का तेल देखते हो या तिल का लड्डू बनाया जाता है, तिलकुट वगैरह में जो डाला जाता है, और तिलकुट का निर्माण भी बेसिकली तिल के माध्यम से किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो प्लेस है, पार्टिकुलर हड़प्पा प्लेस की बात कर रहा हूँ, सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हड़प्पा नामक जगह से मटर एवं तिल की खेती का प्रमाण मिलता है, ठीक है। यानी इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। मान लीजिए सवाल आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस फसल का उत्पादन हड़प्पा में किया जा रहा था, तो कौन कौन थे? वह मटर था और दूसरा तिल था। उसके साथ साथ लोथल एक जगह है, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है जो गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है, और लोथल से धान का प्रमाण मिला है। उसके साथ साथ रंगपुर भी एक गुजरात का बंदरगाह है और वहाँ से हमें बाजरा का प्रमाण मिला है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि कपास का भी उत्पादन होता है। कहाँ पे? सिंध के क्षेत्र में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपास का भी उत्पादन होता है। और सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि पूरे दुनिया में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वह पहली बार हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ही उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो उसका प्रमाण भी कहाँ से मिलेगा? उसका प्रमाण भी हमें हड़प्पा से ही मिलेगा। उसके बाद देखो, इसी कपास को यूनान के जो लोग थे इस कपास को सिंडन कहते थे। आपसे सवाल पूछा जाता है कि यूनान के लोग इसे क्या कहते थे, तो सिंडन कहते थे। ध्यान रखिएगा, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हूँ वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो जब भी आप लेक्चर देखें तो हमारे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दें, और आप जब नोट्स तैयार कर रहे हो तो कोशिश करें कि डिस्क्रिप्टिव नोट्स तैयार करें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कभी भी नोट्स को तैयार मत कीजिए। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, फल का जब उत्पादन ये लोग कर रहे थे तो फल के रूप में किन किन चीज़ों का उत्पादन करते थे, तो मुख्य तौर पे केला का उत्पादन करते थे, नारियल का उत्पादन करते थे, खजूर था, अनार था, नींबू था, उसके साथ साथ तरबूज का भी उत्पादन करते थे। एक बार फिर से देखिए, केला है, नारियल है, खजूर है, अनार है, नींबू है और साथ में तरबूज है, यानी लगभग 5 से 6 फलों का उत्पादन करते थे ये लोग। उसके साथ साथ आप देखोगे कि कृषि जब किया जा रहा था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये लोग ज़मीन को खोदने के लिए, कृषि करने के लिए, उसको जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे, और हल बनाने के लिए ये लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ कांस्य का यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, यानी पाषाण से यानी पत्थर एवं कांस्य से बना हुआ उपकरण का प्रयोग किया जा रहा था हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद आते हैं, जनता से कर के रूप में अनाज का वसूली किया जाता था। जो वहाँ पे आम जनता थी उस सिविलाइजेशन में, उनसे एक टैक्स लिया जाता था और टैक्स के रूप में उनसे अनाज ही मांगा जाता था। और अनाज को रखने के लिए एक पार्टिकुलर प्लेस बनाया गया था, एक पार्टिकुलर जगह बनाया गया था, एक घर बनाया गया था जिसको आप अन्नागार कहते हो, ठीक है, अन्नागार करते हो। जैसे हम लोग एक एक मेजर साइट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जिस तरीके से मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार की प्राप्ति होती है, जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से नहाने के लिए जाते थे, स्नान करने के लिए जाते थे। उसी तरीके से जनता से जो कर के रूप में अनाज वसूला जाता था, क्या उस अनाज को रखा जाता था अन्नागार में, ताकि जब कभी भी अकाल पड़े तो अन्नागार से अनाज निकालकर आम लोगों की मदद की जा सके। उसके साथ साथ आप देखोगे हड़प्पा से तरबूज के बीज का प्रमाण मिला है। मैंने यहीं पे बताया कि इतने सारे फल मिले हैं, तो इनके सारे प्रमाण भी मिलेंगे हड़प्पा से, ठीक है। तो हड़प्पा से तरबूज का बीज का प्रमाण मिला है, और एक अजीब तरह का एक अनाज का प्राप्ति हुआ है जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है ब्रासिका जुनसी। याद रखिएगा इस टर्म को, एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम में यह सवाल कई बार पूछा गया है। हड़प्पा से एक अनाज का एक किस्म की प्राप्ति होती है, उसके लिए निम्न में से किस प्रकार के नाम का या किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो उसको बोला गया है ब्रासिका जुनसी।
उसके बाद देखिए कि बुआई, ठीक है। अब देखो कि जब ये लोग खेती कर रहे थे तो नवंबर के महीने में, ठीक है, नवंबर के महीने में नदी में पानी आता था, बाढ़ आ जाता था, उसके बाद चला जाता था। तो नवंबर के महीने में ये लोग क्या करते थे, बो देते थे, किसको, फसल को बोते थे। और उसके बाद फसल बोने के बाद वो लोग 3 महीने 4 महीने के लिए कहीं माइग्रेट कर जाते थे। उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद आते थे और फसल की कटाई करते थे। कब? अप्रैल के महीने में, है ना। तो आपसे सवाल आ जाए कि वो लोग बुआई कब करते थे, तो नवंबर के महीने में, और कटाई कब करते थे, तो अप्रैल के महीने में। तो यह तमाम चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, फल के उत्पादन से, फसल के उत्पादन से रिलेटेड थी, मुख्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता से। तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था हड़प्पा सभ्यता में, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं इकोनॉमी के दूसरे बेस के बारे में, और दूसरा बेस है हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। अब पशुपालन पे बातें करते हैं हम लोग। पशुपालन में ये लोग मुख्य तौर पे किन किन जानवरों को पाल रहे हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। मुख्य तौर पे ये लोग गाय को पाल रहे हैं, उसके बाद बैल है, भैंस है, बकरी है, उसके बाद सूअर है, हिरण है, भेड़ है, उसके बाद कुत्ता है, खरगोश है, मुर्गी है। यह तमाम तरह के जितने जानवर हैं इन सारे का पालन पोषण कर रहे हैं, वो लोग उसको पाल रहे हैं, ठीक है। और गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं दूध के लिए भी, मांस के लिए भी। बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं हल जोतने के लिए, ठीक है। घोड़े का, खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को ढोने के लिए, माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। कुत्ता मनुष्यों का उस समय का प्यारा, सबसे प्यारा जानवर होता था कुत्ता। आप देखे होंगे कि कई सारे कब्र मिले थे स्टोन एज में, वहाँ पे मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। आपको याद होगा, आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा, तो हमने बताया था कि कश्मीर प्रांत में एक जगह था जिसका नाम था बुर्ज होम, और बुर्ज होम से हमें मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कुत्ता पालतू जानवर उसी समय से बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर कुत्ते को पाला जा रहा है। उसके साथ साथ खरगोश को पालने की एक नई प्रथा जन्म लेती है, और मुर्गी को तो काफ़ी दिनों से पालन किया जा रहा था। उसके साथ साथ बिल्ली को भी यहाँ पर पालतू जानवर के रूप में देखा जाता है। और आप देखोगे कि कुबड़ वाला सांड जो होता था, मैंने बताया था कि कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। इससे धार्मिक रूप से लोग जुड़े हुए थे, यानी कि इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा थी, और यह सबसे लोकप्रिय जानवर था। और उस दौर के जो हड़प्पा सभ्यता के मनुष्य थे, स्त्रियां थी, उन सभी के लिए कुबड़ वाला सांड बहुत ही लवेबल जानवर था, बहुत ही प्रिय था, वो बहुत ही विशेष प्रिय था उन लोगों का, ठीक है। अब आगे आते हैं, सूरकोटदा के बारे में बात करते हैं। सूरकोटदा एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और सूरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष का प्रमाण मिला है। यानी कि इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग घोड़े से परिचित थे, यानी कि घोड़े का उपयोग कर रहे थे वो लोग आक्रमण करने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। यानी सवाल आ जाएगा कि निम्न में से कौन ऐसा जानवर है जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। तो परिचित थे, यह तो आसान सवाल होगा, आप यहाँ से याद किए रहोगे, लेकिन कौन किससे परिचित नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा ये तमाम जानवर का नाम आपको याद होगा, तभी आप उस सवाल को बना पाएंगे। इसलिए आप रट्टा नहीं मारिएगा, आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद 2-3 बार वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। उसके बाद जो घोड़ा का अवशेष मिला सूरकोटदा से, उसके बारे में बताया गया कि यह 2000 BC का है, यानी 2000 ईसा पूर्व का है घोड़े का अवशेष। उसके बाद हाथी के बारे में भी प्रमाण मिला है, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी से भी परिचित थे। उसके साथ साथ गैंडा से भी वो लोग परिचित थे, 12 सिंगा एक जानवर है उससे भी परिचित थे, और गिलहरी से भी परिचित थे, तोता से परिचित थे, और समुद्री कछुए जो थे, कछुए के वो लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, मछलियों को खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यह तमाम तरह के जानवर थे जिनसे हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। इसमें कुछ जानवर को ये लोग पालन करते थे, ठीक है, कुछ का दूध के इस्तेमाल के लिए उनका पालन पोषण करते थे, और कुछ का मांस खाने के लिए, जैसे मुर्गी का, ठीक है, जैसे
मुर्गी का, सूअर का मांस खाने के लिए, बकरी का मांस खाने के लिए, भैंस गाय से दूध के लिए, बैल को सामान ढोने के लिए या हल जोतने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हिरण का भी मांस खाने के लिए, इन तमाम जानवरों का इस्तेमाल करते थे वो लोग अपने दैनिक जीवन में। अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था के तीसरे स्तंभ के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था, और वह था व्यापार वाणिज्य, जिसको आप कॉमर्स एंड ट्रेड कहते हो अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में। पहली बात आप दिमाग में यह घुसा कर रखिए कि हड़प्पा सभ्यता में इंटरनल ट्रेड भी हो रहा है और एक्सटर्नल ट्रेड भी, यानी कि आंतरिक व्यापार भी हो रहे हैं और बाह्य जो एक्सटर्नल व्यापार है वह भी हो रहा है। आंतरिक व्यापार का क्या अर्थ होता है, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है। आंतरिक व्यापार उसे कहते हैं दोस्तों कि आप हड़प्पा सभ्यता का जैसे बाउंड्री था, लिमिटेशन था, उसका एरिया था, तो उस एरिया के अंतर्गत ही यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह व्यापार किया जा रहा है तो उस व्यापार को आंतरिक व्यापार की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाउंड्री से बाहर किसी अन्य कंट्री से यदि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी प्लेस का, किसी भी लोकेशन का, किसी भी बंदरगाह का या फिर संपूर्ण सिविलाइजेशन का व्यापारिक संबंध स्थापित होता है और व्यापार किया जाता है, चाहे वो स्थल मार्ग से हो या जल मार्ग से हो, तो वो सारे व्यापारिक संबंध को क्या कहेंगे, बाह्य व्यापार कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार में यही अंतर है। हम लोग दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। हमने कुछ सामान के बारे में बताया है कि कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे जिसको मंगाया जाता था बाहर से भी और क्षेत्रीय हिस्सों से भी, जो आंतरिक सीमा के अंतर्गत थे, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे, उन प्लेसेस से भी कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था और कुछ का इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल को हमने मिलाकर लिखा है। आप देख लीजिएगा कि जो नाम, ठीक है, जैसे अफ़गानिस्तान है, मैं पहले ही बता दूंगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो हिस्से हैं, मिस्र सभ्यता का जो हिस्सा है, अफ़गानिस्तान, ईरान का, मिडिल ईस्ट का हिस्सा, ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के बाउंड्री से बाहर के हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हो जिसमें हमने बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता का एक्सटेंट कहाँ तक है, उसका विस्तार कहाँ तक है, तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। और उस बाउंड्री से बाहर किसी भी कंट्री का हम नाम लेंगे तो वह एक्सटर्नल ट्रेड के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कॉमन सेंस की बात है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता में जो उद्योग चल रहे थे, किन किन चीज़ों का व्यापार किया जाता था, किन किन चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा था, किन किन चीज़ों के फैक्ट्री लगी हुई थी, या फिर और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे उस दौर में मौजूद थीं, ठीक है। पहला चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा बुनना जानते थे, ठीक है, कपड़ा बुनना जानते थे, कपड़ों की रंगाई करना भी जानते थे, उसके साथ साथ वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाना भी जानते थे, ठीक है, वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाना भी जानते थे। जब आप स्टोन एज पढ़े होंगे तो आपको बताया था हमने कि उस दौर में मृदभांड कल्चर था, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और कुम्हार के चाक का भी हमें प्रमाण मिला था। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बना रहे हैं। एक सेकंड आप इंतज़ार कीजिए। अब देखिए कि मिट्टी का बर्तन जब यह बना रहे हैं, उसके साथ साथ उपकरण बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के टूल्स का निर्माण करें, डिफरेंट टाइप के औजार का, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करना जानते हैं। उसके अलावा आभूषण बना रहे हैं, ठीक है, आभूषण का निर्माण कर रहे हैं जिसको महिलाएं और पुरुष अपने सजने संवरने के लिए इसका उपयोग करते थे, तो आभूषण भी बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ मुद्रा का भी निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, मुद्रा का निर्माण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ट्रेड के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाएगा या इंटरनल ट्रेड के लिए भी मुद्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ साथ यहीं पे आप मेंशन कर लो, मुहर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में आप सील बोलते हो, ठीक है, इसका भी निर्माण किया जा रहा है और इसका भी व्यापार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
उसके साथ साथ बढ़ईगिरी, यानी बढ़ईगिरी कहने का अर्थ है कि लकड़ी से संबंधित जो भी काम थे वो भी काम किया जा रहा था हड़प्पा सभ्यता में। उसके अलावा गाड़ी का पहिया बनाया जा रहा था, उसके साथ साथ गुड़िया का भी निर्माण किया जा रहा था जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और धोती एवं शॉल, ठीक है, शॉल जी ओढ़ते हैं, धोती जो भारत का पारंपरिक क्या है, पहनावा है, अटायर है, माफ़ करना, जो आप बोलते हो अंग्रेजी में अटायर, जो आपका वस्त्र है ना, उसके लिए एग्जैक्ट परिधान, माफ़ करना यार, परिधान इसको बोलते हैं ना, परिधान है। तो धोती एवं शॉल का भी निर्माण किया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता में। उसके अलावा कताई एवं बुनाई का भी उद्योग लगा हुआ है। उसके साथ साथ हाथी दांत से कई तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं और उन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके साथ साथ हाथी दांत से मुख्य तौर पे आभूषण बनाए जाते थे जो महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते थे। उसके साथ साथ आप देखोगे बर्तन कला का भी विकास हुआ है। तो यह तमाम चीज़ें, यह तमाम तरह के उद्योग, तमाम तरह के कला उस दौर में विकसित थी। उस दौर में इनसे संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि बाह्य व्यापार, यह तो उद्योग के बारे में बात किया कि ये सारे काम हो रहे थे हड़प्पा सभ्यता में। अब जब हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किया जा रहा था बाहर से, यानी कि वैदेशिक संबंध, यानी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध इन लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किसी दूसरे देश के साथ निभाया या दूसरे देश के साथ स्थापित किया, तो वह कौन कौन से देश थे, एक बार उन सभी का नाम आप नोट्स में शामिल कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला जो है वह है मिडिल ईस्ट, यानी मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से है ना, मिडिल एशिया से। उसके साथ साथ अफगानिस्तान से इन्होंने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक, ध्यान रखिएगा, दोनों तरह के संबंध इस्टेब्लिश कर रहे हैं, व्यापारिक भी सांस्कृतिक भी। उसके बाद ईरान से इन्होंने संबंध स्थापित किया है, ठीक है, ईरान से व्यापार किया है, बहरीन से व्यापार किया है, मिस्र से व्यापार किया है, कीट से व्यापार किया है और मेसोपोटामिया से व्यापार किया है। एक बार फिर से मैं नाम दोहरा देता हूँ, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान है, बहरीन है, मिस्र है, कीट है और मेसोपोटामिया। आप सुमेरिया भी लिख लें यहाँ पर, ठीक है, सुमेरिया से भी ये लोग व्यापार कर रहे थे। तो यह तमाम तरह के प्लेसेज हैं जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कर रहे हैं, वह कल्चरली उनसे जुड़े हुए हैं और उनसे उनका सांस्कृतिक संबंध भी है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि वह जब वैदेशिक संबंध अपनाए या फिर इंटरनल ट्रेड कर रहे थे, कौन सा सामान, ठीक है, तो कौन सा सामान वो किस प्लेस से मंगाते थे। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल इस वाले हिस्से से ज़्यादा पूछा जाता है, इस सेक्शन से। उसके बाद इस सेक्शन से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, यह वाले सेक्शन से बहुत सवाल कम आने की संभावना होती है, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इसको पढ़िएगा नहीं, पढ़ना आपको सभी है, क्योंकि सिलेबस में आपका शामिल सब कुछ को किया गया है और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बातें कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट्स जो इंपोर्ट किए जा रहे थे, जो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, वह कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे और कहाँ कहाँ से उसको खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही साथ हमने 3 ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का व्यापार सेम प्लेस से किया जा रहा था, इसलिए आपको आपकी सुविधा के लिए, आपको आसान करने के लिए, ज़्यादा बर्डन नहीं देने के लिए हमने उसको एक साथ लिखा है, चांदी, टीना एवं शीशा, ठीक है। 3 वस्तु हैं, कौन कौन, चांदी, टीना एवं शीशा। तो चांदी, टीना एवं शीशा का व्यापार अफगानिस्तान तथा ईरान से किया जाता था, ठीक है, लिखिएगा, चांदी, टीना एवं शीशा का व्यापार अफगानिस्तान एवं ईरान से किया जाता था। उसके बाद देवदार प्लस शिलाजीत, ठीक है, देवदार प्लस शिलाजीत का जो व्यापार, जो एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट किया जा रहा था, वह हिमालय से किया जा रहा था, हिमालय की तराई वाले हिस्से से उसका व्यापार किया जाता था। उसके बाद लाजबर्द, ठीक है, लाजबर्द एक तरीके का क्या है, आभूषण है जो लोग पहनते थे और लाजबर्द का इस्तेमाल, लाजबर्द का जो इंपोर्ट किया जा रहा था वह बदख्शां से किया जा रहा था। कहाँ से, बदख्शां इसका नाम है, यह अफगानिस्तान में है, ठीक है, बदख्शां, आप इसको याद कर लीजिएगा, इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं। और उसके बाद फिरोजा से व्यापार किया जा रहा था ना, फिरोजा का व्यापार खुरासान से, ठीक है, खुरासान और
अफगानिस्तान से किया जा रहा था। यहाँ पर हमने दो बातें बताई, लाजबर्द के बारे में, अफगानिस्तान, बदखशां और फिरोजा का व्यापार खुरासान तथा अफगानिस्तान से किया जा रहा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तांबा का व्यापार। ठीक है, तांबा का व्यापार खत्री, खेत्री एक जगह है, ठीक है, खत्री नहीं, खत्री एक कम्युनिटी है पंजाब का, खत्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तांबा के बारे में बात कर रहे हैं। और तांबा का व्यापार, तांबा जो खरीदा जा रहा था, तांबा जो इंटरनल ट्रेड किया जाता था, वह खेत्री से, खेत्री एक जगह का नाम है राजस्थान में, वहाँ से तांबा का व्यापार किया जाता था। उसके साथ साथ राजस्थान आ जाता है, ठीक है, राजस्थान से क्या मंगवाया जाता था, और संगमरमर प्लस स्लेटी पत्थर और ब्लड स्टोन। ठीक है, तीन चीज़ें, कौन कौन, तांबा, संगमरमर, स्लेटी पत्थर और ब्लड स्टोन, यानी चार चीज़ें मंगवाई जा रही थी। कहाँ से, कहाँ से मंगवाई जा रही थी, राजस्थान से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले, और अगला हमारे पास है सोना, और सोना का व्यापार मैसूर से किया जा रहा था, अफगान से किया जा रहा था, ईरान से किया जा रहा था, कर्नाटक में कोलार एक जगह का नाम है जहां सोने का खान हुआ करता था, वहां से भी इसका व्यापार किया जाता था। उसके बाद गोमेद और सुलेमानी प्लस स्फटिक और कैल्सिडोनी का व्यापार, यह चारों के चारों पत्थर हैं, इसका व्यापार पंजाब, काठियावाड़ और मध्य भारत और राजपूताना के इलाके से किया जाता था। उसके अलावा मेसोपोटामिया के 4-5 शहर हैं, वहाँ से इसका व्यापार किया जाता था। जो नाम है, नाम याद रखिएगा, उर है, किस है, लगश है, सूसा है और निठूर है। ठीक है, यह 5 शहर हैं और ये पांचों के पांचों शहर हैं मेसोपोटामिया के, यहाँ से व्यापार किया जाता था। उर एक वैसा बंदरगाह है जिसको क्रॉस करके ही लोग मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बाउंड्री में जा सकते थे। ठीक है, तो उर क्या था, उसका बंदरगाह था और मुख्य बंदरगाह था। तो वहाँ से जो व्यापार का प्रमाण मिला है वह व्यापार होता था श्रृंगारदान का। ठीक है, सैंधव मुहरे, यहाँ से श्रृंगारदान गया है जो कि लोथल से मिला था और यह तांबा का बना हुआ था। उसके साथ साथ सिंधु सभ्यता में जो मुहरे इस्तेमाल की जाती थी वह भी मेसोपोटामिया के शहरों से मिला है। उसके अलावा तांबा एवं सोना, चांदी, हाथी दांत और मनका, यह तमाम चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के डिफरेंट टाइप के बंदरगाहों से, डिफरेंट टाइप के प्लेसेस, डिफरेंट टाइप के लोकेशन से मिले हैं। ठीक है, उससे क्या साबित होता है दोस्तों, उससे साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ उस समय अस्तित्व में था, मौजूद था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और इन सारे चीज़ों का प्रमाण जो हमें मिलता है वह बताया जाता है कि सारगोन युग, ठीक है, यह याद रखिएगा, इसे सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार सारगोन युग से ही था, और सारगोन युग को इन्होंने पीरियड में बांटा है 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच के पीरियड को सारगोन युग कहा गया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। और बताया जाता है कि इस समय तक व्यापार एग्जिस्ट कर रहा था और उसके बाद मेसोपोटामिया के साथ व्यापार खत्म हो गया था। आगे आते हैं, मिस्र के साथ व्यापार हो रहा था, तो मिस्र में हड़प्पा की गुड़िया का प्रमाण मिला है। ठीक है, हड़प्पा में गुड़िया बनाया जा रहा था और हड़प्पा की गुड़िया का प्रमाण मिस्र से मिला है। उसके बाद वहाँ से हड़प्पा की मुहरें मिली है, वहाँ पे सोना और तांबा भी मिला है। ठीक है, उसके बाद सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, और सुमेरियन सिविलाइजेशन से भी हमें मनका, सीप, मुहर और सेल खड़ी वहाँ से प्राप्त हुआ है। और इन सारे चीज़ों की पुष्टि सुमेरियन अभिलेख से, सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत जो भी लेख पाए गए हैं उन चीज़ों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे आते हैं, इसके प्रमाण के बारे में बात करते हैं। इन सारे चीज़ों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मेसोपोटामिया में एक जगह है जिसका नाम था अकड़। ठीक है, अकड़, और अकड़ का एक राजा था जिसका नाम था सारगोन। जैसे मैंने बताया सारगोन युग यहाँ पे, तो सारगोन 2350 बीसी में उस समय वहाँ पे शासन कर रहा था। तो 2350 बीसी का वहाँ अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में इस चीज़ की चर्चा है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ हड़प्पा सभ्यता के डिफरेंट टाइप के प्लेसेस का व्यापार होता था, जो कि एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यह मेलूहा के बारे में, है ना। मेलूहा, आप देखोगे कि सुमेरियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लेख मिल रहे हैं उसमें मेलूहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
और मेलुहा का अर्थ है सिंधु, सिंधु को वो लोग मेलुहा कहते थे। उसके साथ साथ दिलमुन शब्द मिला है, दिलमुन यानी अपना जो बहरीन बंदरगाह था फारस की खाड़ी का, उसको बोला गया है दिलमुन उनके अभिलेख में। उसके साथ साथ मगन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और मकरान तट को वो लोग मगन बोले हैं अपने अभिलेख में। तो यह तीनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, इससे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद मेसोपोटामिया से हमारे यहाँ आता था। देखिए हमारे यहाँ से मेसोपोटामिया से व्यापार जो हुआ, जो चीज़ें आती थी वह उसका प्रमाण नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया से जो भी चीज़ें आती थी वो सारी चीज़ों में कपड़ा था, ऊन था, खुशबूदार तेल था, चमड़ा इत्यादि का व्यापार किया जाता था। और ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जो ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, ज़्यादा दिन तक इनका प्रमाण जिंदा नहीं रह सकता था, इसीलिए इसका प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन व्यापार किया जाता था क्योंकि अभिलेख में इसकी चर्चा है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि मिस्र का भी समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, आप देख सकते हो कि हड़प्पा का भी समाज मातृसत्तात्मक था और मिस्र का भी समाज मातृसत्तात्मक था। उसके बाद उस दौर में जो व्यापार किए जा रहे थे उसमें किन किन बंदरगाह का सबसे बड़ा रोल था और कौन कौन से बंदरगाह थे जो उस दौर में व्यापार करने में मदद कर रहे थे। तो पहला है सूतका गेंडोर, बालाकोट है, डाबरकोट है। उसके बाद प्रभास पाटन जो गुजरात का है, मुंडी गाक है एक, और मुंडी गाक के बाद लोथल है, भगतराव है, और उसके बाद फिर मेघन है, मकरान है और बहरीन है। तो यह तमाम बंदरगाह थे जहां से व्यापार किया जा रहा था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था इनका और इनकी इकोनॉमी किस तरीके से किन किन चीज़ों पर आधारित थी वह तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने तमाम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की हिस्ट्री के साथ, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने जीएस पेपर के लिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।